हमारा आज का विषय है हरियाणवी भाषा में उपन्यास का विकास। देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि उपन्यास क्या है। उपन्यास जो जीवन की एक पूरी झांकी देता है। एक देखो, तीन शब्द आपके सामने आएंगे। एक कहानी, एक लंबी कहानी, दीर्घ कहानी और उपन्यास। उपन्यास में एक कहानी होती है, लंबी कहानी भी होती है, लेकिन लंबी कहानी उपन्यास नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि लंबी कहानी में जीवन की एक घटना, एक पहलू को उठाया जाता है, जबकि उपन्यास में संपूर्ण जीवन की झांकी दी जाती है, पूरे समाज की झांकी भी दी जाती है। तो उपन्यास एक दीर्घ झांकी को लेकर चलता है, जबकि कहानी एक छोटी घटना को, एक झांकी को लेकर चलती है। तो हरियाणवी भाषा में अगर हम उपन्यास के विकास पर चर्चा करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उपन्यास नहीं मिलते। हमें अभी तक के उपन्यास का इतिहास तीन ही उपन्यास को लेकर चलता है। एक है झाड़ू फिरी, फफा कुटनी और समझणीय की मार। जो झाड़ू फिरी और फफा कुटनी है वो तो श्री राजा राम शास्त्री जी द्वारा लिखी गई है। तो दोनों ही उपन्यास एक ही लेखक ने लिखे हैं। राजा राम शास्त्री जी जो हैं, जैसे कि अपने नाम से ही शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो ये ज्योतिष का कार्य भी करते रहे। तो जिससे इनका आम जनता के साथ, उनकी समस्याओं के साथ, उनकी रवैये के साथ, उनके जीवन के दृष्टिकोण के साथ एक सामान्य सा संबंध बनता रहा। तो जो संबंध इनका बना है वो इन्होंने केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक तरह से अनुभूत किया और फिर अनुभव करके उसे एक उपन्यास में निकालने की कोशिश की। तो जहां हम राम शास्त्री जी की बात करते हैं, क्योंकि ये लोक संस्कृति से जुड़े हैं, लोगों के बीच की बात करते हैं, तब हम इनकी अनुभूतियों को जब एक उपन्यास के रूप में पढ़ते हैं तो हमें हरियाणा की एक संपूर्ण झांकी के दर्शन होते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने 1963 ईस्वी में हरियाणा लोक संघ की स्थापना भी की है। लोक संघ की स्थापना करके इन्होंने जहां एक हरियाणा भाषा के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है, वहीं हरियाणवी भाषा को 2 उपन्यास देकर हरियाणवी भाषा में सशक्त हस्ताक्षर भी प्रस्तुत किए। इनका जो पहला उपन्यास है वह है फफा कुटनी, झाड़ू फिरी और फफा कुटनी। दोनों ही उपन्यास सामाजिक हैं। झाड़ू फिरी भी उपन्यास, समाज जो है वो एक सामाजिक उपन्यास है, जिसमें बहुत ही 2 नायक हैं और 2 नायिकाएं हैं। मतलब एक आम सी सामाजिक परिस्थिति है कि एक नायक है जिससे शादी करता है, उसे पसंद नहीं करता, और जिससे पसंद करता है उससे शादी नहीं कर पाता। जब वो महसूस करता है तो उसे छोड़ देता है। एक दूसरा नायक भी है जिसे पता लगता है कि वो उसके साथ रह नहीं सकता, और वो पहली दर्शन में ही उसे छोड़ देता है। जो नायिकाएं हैं वो किस तरह से कठोर हैं, किस तरह से नरम हैं, और जो दूसरी नायिका है वो तो एक बहुत ही नरम दिल की है, जिसे आप कहते हो नवनीत उर की तरह है, जो कि बहुत ही कोमल स्वभाव की नारी पात्र को प्रस्तुत करती है। तो एक सामाजिक समस्या है कि इंसान क्या चाहता है वो सोच नहीं पाता, और जो वो सोचता है वास्तव में वो चाह नहीं रहा होता। तो इंसान जब तक अपनी सोच में और अपनी चाहत में सामंजस्य नहीं लाएगा, तब तक वो एक सामान्य जिंदगी को जी नहीं पाएगा। तो दूसरा जो उपन्यास है वह है फफा कुटनी। यह भी एक सामाजिक उपन्यास है, और इस उपन्यास में भी समाज की ही चर्चा हुई है, समाज की ही तरह उन्हीं की घटनाओं का वर्णन करने की कोशिश उन्होंने की। तो इन्होंने वास्तव में किस तरह से हमारा जो समाज है एक नारी के प्रति क्या विचार रखता है, इस तरह के भाव उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किए। डॉक्टर श्याम सखा श्याम जी ने अपने उपन्यास समझणीय की मार में, जैसे कि इनके नाम से भी पता चलता है कि ये डॉक्टर हैं, इन्होंने MBBS LLB मतलब बहुत सी डिग्रियां की हैं, पढ़े लिखे एक शिक्षित व्यक्ति हैं, हरिगंधा के संपादक भी रहे हैं। तो जिस तरह ये आम लोगों के संपर्क में रहे, वैसी ही कहानियां इन्होंने अपने उपन्यास में हमें दी। तो समझणीय की मार जो है एक स्वार्थ केंद्रित उपन्यास है, जिसमें राजनीति के स्वार्थ के ऊपर चर्चा की गई है। 2 वक्ताओं के माध्यम से ये कहानी
दो वक्ता और दो श्रोताओं के माध्यम से इस उपन्यास की चर्चा आगे बढ़ती है और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों में किस तरह वैमनस्य फैला है, राजनीति किस तरह कालीमा से और अधिक घनतर काली होती जा रही है और सामान्य जनता किस तरह उसमें पिस रही है, यह इस कहानी में देने का प्रयास हमारे श्याम सुंदर सखा श्याम जी ने किया। तो हम हरियाणवी भाषा के उपन्यास के विकास में कह सकते हैं कि 3 उपन्यास जो एक सशक्त हस्ताक्षर बनकर हरियाणवी भाषा को विकास देते हैं, हम इनकी गरिमा को भुला नहीं सकते। ये गिनती में 3 आवश्यक हैं, लेकिन ये हरियाणा की ऐसी झांकी प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें इनके विस्तार को देखते हुए इनके महात्म्य को भूलने की भूल नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो बेटे उपन्यास की तरह हरियाणवी कहानी जो है वो थोड़ा सा वर्चस्व को लेकर है। कहानियां ज्यादा लिखी गई हैं क्योंकि एक तो कहानी जीवन की एक छोटी झांकी प्रस्तुत करती है और दूसरा पाठक के पास पढ़ने का समय भी होता है। जैसे कि आज की भागदौड़ की जिंदगी है, आज की भागदौड़ की जिंदगी में इंसान के पास इतना समय नहीं होता कि वो पूरे का पूरा उपन्यास 2 दिन 4 दिन लगाकर पढ़े। कहानी तो एक छोटी सी झांकी को प्रस्तुत करती है और आम आदमी थोड़े से समय में भी पढ़ सकता है। तो जिस तरह इसको पाठक मिलता गया वैसे वैसे कहानियां रचित भी होती गई। आपने जैसे कि हिंदी कहानी के विकास में पढ़ा है कि कुछ सामाजिक कहानियां हैं, कुछ बाल कहानियां हैं, कुछ राजनीति पर स्थित कहानियां हैं। ऐसे ही हमारे हरियाणा में भी कहानियों का वर्चस्व है और बहुत सी कहानियां इसमें लिखी जाती रही हैं। तो सबसे पहली कहानी जो लिखी गई है वो है हरियाणा के सबसे मूर्धन्य साहित्यकार के माध्यम से लिखी गई है, जिनका नाम है श्री माधव प्रसाद मिश्र जी, और इनकी कहानी का नाम है लड़की की बहादुरी। एक लड़की की कहानी है ये माधव प्रसाद जी की कहानी, जैसा कि नाम से ही है कि एक लड़की की बहादुरी है। आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या घटित हुआ जिससे वो एक बहादुरी के अपनी भंगिमा को प्रस्तुत कर पाई, वो भूमिका इसमें आ पाई। ये जो कहानी है ये एक सामाजिक कहानी है जिसमें जो एक ब्राह्मण कन्या है, जो कहानी की नायिका है वो एक ब्राह्मण कन्या है जिसे झांसा देकर कोई एक दल्ली नाम का ब्राह्मण है जो उसे किसी वैश्यवृत्ति जैसे काम के लिए किसी एक रईस के पास ले आता है, और जब वो उसकी आबरू को लूटने लगता है तो उसी का नौकर उस लड़की की मदद करता है और लड़की अपनी बहादुरी से उस चंगुल से बचकर भाग जाती है। तो हरियाणवी कहानी ने सबसे पहले जिस बात को पकड़ा वो थी नारी सशक्तिकरण की बात, कि किस तरह नारी को हम कमजोर मानते हैं, लेकिन हरियाणा के लेखकों ने सबसे पहले ये कहना चाहा कि नारी कमजोर नहीं है, नारी अपने आप में सशक्त है, मजबूत है और वो किसी भी परिस्थिति में अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करके आगे बढ़ सकती है। तो जहां हम कहानी के विकास में सबसे पहला नाम एक लड़की की बहादुरी की कहानी को लेते हैं, वहीं हम दूसरी कहानी लेते हैं डॉक्टर नानक चंद शर्मा जी द्वारा लिखी हुई कहानी है ये, और इस कहानी का नाम है डाकी डाकखाना। ये एक हास्य व्यंग्य प्रधान कहानी है, जबकि हरियाणा का हास्य तो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। तो हरियाणा में हास्य के ऊपर ना लिखा जाए तो वो साहित्यपूर्ण नहीं होता। तो हमारी ये कहानी डॉक्टर नानक चंद शर्मा जी की ये कहानी एक हास्य प्रधान कहानी है, जिसमें एक वर्णनात्मक शैली में ये कहानी लिखी गई है, अर्थात लेखक ने स्वयं ही अपने पात्रों के बारे में हमें सुझाव दिए हैं। अगले लेखक हैं रघुवीर सिंह भियाना। रघुवीर सिंह भियाना ने भी एक कहानी संग्रह छपवाया है जिसका नाम है आपराधिक आंकड़े। आपराधिक आंकड़ों से ही हमें लगता है कि इसका जो पर्यावरण होगा वो लगभग पुलिस थाने का पर्यावरण होगा और थाने के बारे में ही कहानियां लिखी गई होंगी। अपराध बोध क्या है, व्यक्ति क्यों अपराध करता है, किससे प्रेरित होकर अपराध करता है, और इस अपराध श्रृंखला में वो अंत में कैसा पश्चाताप करता है, या ये अपराध बोध इतना बढ़ जाता है कि वो उसको एक क्रोनिक आपराधिक बना देता है, एक ऐसा जिसके कण कण में अपराध बस जाता है, जिसकी आत्मा मर जाती है और वो अपराध करते हुए सिर्फ यही सोचता है, अरे यार एक
कत्ल की कीमत भी तो अपनी फांसी ही है, अपनी जान ही है। तो कत्ल चाहे एक किया या 10 किए, अगर सजा फांसी ही है तो क्या फर्क पड़ता है। तो अपराध बोध कहाँ तक इंसान को ले जाता है, कभी उसे लौटा कर मनुष्यता में ले जाता है और कभी उसे और अधिक विकसित करके बर्बरता में ले जाता है। तो इसके बीच में हम कंवल जी की कहानियों, कंवल हरियाणवी जी की कहानियों को भी अविस्मरणीय नहीं कर सकते हैं। उन्होंने भी कहानियों में कहानी संग्रह छपवा कर अपना नाम दर्ज करवाया है। इनके कहानी संग्रह का नाम है लीक पुरानी मोड़ नवा। लीक पुरानी अर्थात पुरानी परंपराओं के ऊपर इन्होंने कहानी पात्र लिए हैं, लेकिन वो पात्र किस तरह नई परंपराओं को अपनाते हैं, नए जीवन के दृष्टिकोण को अपनाते हैं। अर्थात क्या है, लीक चाहे पुरानी हो, जब मोड़ आ जाता है जिंदगी में तो जिस तरह सफर बदल जाता है, दिशा बदल जाती है, उसी तरह जीवन भी बदल जाता है। डॉक्टर राजबीर धनखड़ की कहानियां भी हरियाणवी कहानी विकास में अपना पूरा योगदान देती हैं और ये प्रसिद्ध साहित्य कहानीकार हैं। इन्होंने कुल 23 कहानियां लिखी हैं और हम इनकी कहानियों को जब पढ़ते हैं तो हमें हरियाणा की एक संपूर्ण झांकी दिखाई देती है। तो कहानी के विकास में हम हरियाणा की झांकियों को देखते हैं, जीवन की छोटी छोटी कहानियों, छोटी छोटी घटनाओं को देखते हैं, जिसके माध्यम से हम हरियाणा के जीवन को देख पाते हैं, हरियाणा के दृष्टिकोण को समझ पाते हैं और हरियाणवी भाषा अपना विकास आगे करती है और उसके कदम दर कदम प्रगतिशीलता को प्राप्त होते हैं। हरियाणवी गद्य के विकास में नाटक साहित्य का भी अपना योगदान है। जब हम नाटक साहित्य की बात करते हैं तो जैसे हमने उपन्यास और कहानी की बात की है, उपन्यास एक पठन पाठन की विधा है, कहानी भी एक पठन पाठन की विधा है। लेकिन जो नाट्य साहित्य है ये एक दृश्य साहित्य है, जिसमें हमें पाठक के साथ साथ मतलब एक कोई पढ़ेगा इसे, लेकिन तब तक नाटक साहित्य की गरिमा पूरी नहीं होती जब तक हम इसे मंचित नहीं करते, मंचन नहीं करते इसका। हमें इसके लिए अभिनय की ज़रूरत भी होती है, हमें इसके रंगमंच की ज़रूरत भी होती है, हमें इसके लिए अभिनेता की आवश्यकता भी होती है। तो नाटक साहित्य जो है वो एक दृश्य साहित्य है जिसमें हमें दर्शक की ज़रूरत होती है। मतलब अभिनय जो किया जाता है, अभिनेता जिस अभिनय को करता है, जब तक उसके पास दर्शक नहीं होगा, जब तक उसके पास रंगमंच नहीं होगा, तब तक हम एक सफल नाटक साहित्य की रचना नहीं कर सकते। दूसरी चीज नाट्य साहित्य में जो एक अवश्यम भावी भूमिका होती है वो रंगमंच की होती है। रंगमंच में संकलन त्रय की भी होती है कि ये नहीं कि एक घटना एक समय दिखा दी गई, दूसरी एक घटना बचपन की है तो दूसरी बुढ़ापे की है तो तीसरी वापस जवानी की है, या एक हॉस्पिटल का दृश्य है तो दूसरा किसी बागवानी का दृश्य है तो तीसरा किसी घर का दृश्य है। क्योंकि रंगमंच एक ही मंच की सेटिंग के बीच में हमें वो दिखाना होता है, दर्शक वहीं बैठकर उस घटना का आनंद ग्रहण करता है। तो जब एक नाटक लिखा जाता है तो उसमें सबसे बड़ी बात जो देखी जाती है वह है कि स्थान का, समय का और पात्र योजना का संकलन हो वहां पर, वो एक ही समय की घटना को बांध कर लेकर आए हमारे पास। तो जैसे जैसे तकनीकी विकास होता है वही मंच में भी विकास होता गया। जैसे पहले तो खुले में हमने सांग परंपरा की, जो कि खुले में बिना किसी वेश मतलब बस एक सांग कर दिया, उसने उसकी नकल उतार। नाटक साहित्य कुछ कुछ उसके जैसा ही है, इसमें भी हम नकल तो करते हैं लेकिन इसके लिए हमें रंगमंच की भी ज़रूरत होती है। इसमें हम उसकी वेशभूषा को, उसकी तरह के मेकअप को, के भाव को भी पूरा ध्यान देते हैं। तो जैसे हमारे पास जैसे हम नाटक साहित्य के लिए दर्शक की बात करते हैं, वहीं पर श्रोता भी रहते हैं, क्योंकि रेडियो का भी विकास हुआ है। तो रेडियो के आधार पर ध्वनि नाटक भी लिखे गए हैं जिन्हें हम रेडियो नाटक के नाम से भी जानते हैं। तो रेडियो नाटक में ध्वन्यात्मक नाटक होते हैं जहाँ पर हर चीज़ ध्वनि के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, चाहे वो संगीत के माध्यम से की जाती रही हो, चाहे वो संवादों के माध्यम से की जाती रही। तो रेडियो नाटक में हर बात जो प्रस्तुत की जाती है वो ध्वनि के माध्यम से की जाती है। तो इस नाटक साहित्य में हम ध्वनि के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं।
संवादों के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। देखो, जहाँ हमने कहानी में पढ़ा कि वर्णनात्मक शैली है, यहाँ पर वर्णनात्मक शैली नहीं होती। नाटक साहित्य में हमेशा संवादात्मक शैली होती है, क्योंकि एक नाटककार जो भी कहना चाहेगा वो संवाद के माध्यम से कहे। और रेडियो नाटक में तो संवादों की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि कुछ भी जो लेखक कहना चाहेगा वो लिखकर बताकर नहीं कह सकता। या तो वो किसी सूत्रधार की कल्पना करेगा या फिर किसी ऐसे संवाद का सृजन करेगा जो उस पात्र के बारे में बता पाएगा। तो रेडियो नाटक जो है वह वास्तव में ध्वन्यात्मक नाटक का ही प्रतिरूप है। तो यहाँ पर एक सबसे प्रसिद्ध जो रेडियो नाटक है वो है ताऊ झगड़ू, जो कि अपने समय का सबसे प्रसिद्ध रेडियो नाटक बना रहा है और बहुत ज्यादा मंचित होता रहा है। आम हरियाणवी जनता भी इसके बारे में जानती है। अब आता है प्रहसन। दूसरी तरह के जो नाटक होते हैं वो है प्रहसन। प्रहसन होते हैं जिन नाटकों में हास्य और व्यंग्य प्रधान रहता और छोटी छोटी चुटकियां ली जाती हैं और उसी व्यंग्य के आधार पर ही नाटक दिखा दिया जाता है। जैसे कि दुनिया का पिटारा है, ये एक प्रहसन है। इनमें काफी सारे प्रहसन संकलित किए गए हैं। ये एक इसमें दो सूत्रधारों की कल्पना भी की जाती है। छोटी छोटी झलकियां क्योंकि दिखानी होती है, ऐसा तो नहीं एक ही हर बार में घटना में हंसी आएगी। छोटी छोटी हास्य व्यंग्यकाओं की छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं अलग अलग तरह के पात्रों को संबोधित करती हैं। इसीलिए इस प्रहसन में दो सूत्रधार रखे जाते हैं जो आपस में संवाद करते हैं और अलग अलग और अपने संवादों के माध्यम से अलग अलग चित्रों की प्रस्तुति करते हैं। तो जैसे कि एक छोटी सी बात है कि अरे तू देख रहा है कि क्या दिख है तेने, तो बताता है कि मुझे क्या दिख रहा है। जब उसे क्या दिख रहा है बताता है तब वो प्रहसन शुरू होता। अगला नाटक साहित्य का अगला प्रारूप है एकांकी। एकांकी जो है वो एक ही अंक है, जैसे कि नाम से आपको पता लगता है कि एक ही अंक होता है उसमें, तो एक ही अंक एक ही घटना को प्रस्तुत करता है। तो छोटी छोटी एकांकियां इसमें जो सामाजिक भी लिखी गई, राजनीतिक भी लिखी गई और लोगों के बीच में इसने बहुत सी जागरूकता को फैलाने का कार्य किया। एकांकियां बहुत सी प्रसिद्ध रही हैं क्योंकि छोटा सा है तो देखने के लिए वे थोड़ा सा ही समय चाहिए। जैसे बग्गी बुहारी है, संगी पंचांगी है, खानदानी गवाह है, कड़ियाँ की कड़ी है, 65 लाला, हुजिया रिसाला, इस तरह की एकांकियां हरियाणवी साहित्य में दी गई हैं। तो नाट्य साहित्य ने भी हरियाणवी भाषा के विकास में अपना योगदान दिया है। जहाँ पद्य साहित्य ने हरियाणवी भाषा को विकसित किया है, सांग परंपरा ने हरियाणा में अपनी एक सांग परंपरा के माध्यम से हरियाणा ने अपनी एक छाप छोड़ी है। उसी तरह से हमारे नाट्य साहित्य ने भी हरियाणवी भाषा के विकास में अपना संपूर्ण योगदान दिया है। हाँ जी, समझ आ गया बच्चों।